Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Bits for Nursing. So friends, Bits for Nursing पर आप सभी का एक बार बहुत स्वागत है. So friends, आज की वीडियो में आज हम जो वाइटल साइंस का जो पार्ट 5 है, सो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट यूनिट 4 उसका वाइटल साइंस का पार्ट 4 इस वीडियो में आज हम देखेंगे. ठीक है. सो इससे पहले हमने उसके पार्ट 4 देखे 1, 2, 3. ठीक है. सो 4 पार्ट्स वाइटल साइंस के हमने इस वीडियो देखने से पहले देखे. सो उसमें हमने टेम्परेचर पूरा क्लियर किया है. सो जो वाइटल साइंस का जो फर्स्ट एब्रिविएशन था, दिस इज द TPR BP. ठीक है. सो उसमें से हमने टेम्परेचर पूरा 4 पार्ट्स में क्लियर किया है. सो इस वीडियो में आज हम जो नेक्स्ट वाइटल साइंस रहता है जो पल्स. ठीक है. सो पल्स इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे. सो इस वीडियो में आज हम पल्स एंड इट्स फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन देखेंगे. Then the characteristics of pulse, then factor affecting on the pulse, then assessment of pulse and alteration in the pulse. So सभी टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है. सो चलो तो फ्रेंड्स वीडियो को देर न करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स आज के वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज द पल्स. सो इससे पहले हमने 4 पार्ट्स में हमने टेम्परेचर पूरा क्लियर किया है. ठीक है. सो इस पार्ट में हम पल्स भी पूरा इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे. ठीक है. सो जो नेक्स्ट वाइटल साइंस है, दिस इज द पल्स. ठीक है. सो पल्स क्या है? इट इज़ एन अल्टरनेट एक्सपांशन एंड रिकॉल ऑफ एन आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड टू इट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. सो फ्रेंड्स जो हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल पर जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब भी पंप करता है ब्लड, जो एवर्टिक आर्ट से जो ब्लड पंप होता है, सो उसी टाइम क्या होता है, सो आर्टरी का जो ब्लड का फ्लो होता है आर्टरी में से, सो उसी टाइम जो अल्टरनेट एक्सपांशन एंड रिकॉल होता है आर्टरी का, सो आर्टरी का फैलना और ओरिजिनल जगह पर आना, जो आर्टरी का एक्सपांशन एंड रिकॉल होता है, सो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है. सो उसी टाइम जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या फिर एक्सपांशन एंड रिकॉल होता है आर्टरी का, सो उसी टाइम पल्स जनरेट होते हैं. सो उसको हम क्या कहते हैं? पल्स. ठीक है. देन पेरिफेरल पल्स इज लोकेटेड एट पेरिफेरी ऑफ द बॉडी. ठीक है. सो पेरिफेरल पल्स जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है. सो पेरिफेरल जो आउटसाइड द ब्रेन या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी जो प्रेजेंट रहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द पेरिफेरल पल्स एंड द पेरिफेरल पल्स विच इज लोकेटेड द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी. ठीक है. देन द अपेकल पल्स और सेंटर पल्स इज लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट. ठीक है. सो हार्ट का जो अपेक्स रहता है, ठीक है, सो दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द अपेक्स ऑफ द हार्ट. ठीक है. सो जो अपेक्स रहता है हार्ट का, सो अपेक्स पर जो पल्स का जो लोकेशन है वहाँ पर सेंटर पल्स लोकेटेड रहती है. सो उसी को हम अपेकल पल्स भी कहते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अपेकल पल्स कैसे लोकेट करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे. सो अपेकल पल्स यूजुअली हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करके, जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स या फिर सभी नर्सेस या फिर स्टाफ ज़्यादातर जो पल्स का रेट चेकअप करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अपेकल पल्स की साइट यूज़ करते हैं. और पेरिफेरल पल्स में कैरोटिड पल्स जो रहती है नेक पर प्रेजेंट रहती है. सो पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, अनकॉन्शियस है कि नहीं देखने के लिए, या फिर CPR देने के टाइम पर जो पल्स मेजरली यूज़ करते हैं लोकेट करने के लिए. सो दिस इज द पेरिफेरल ऑफ द बॉडी या फिर पेरिफेरल पल्स. ठीक है. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द पेरिफेरल पल्स एंड द अपेकल पल्स और द सेंट्रल पल्स. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज द फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन. ठीक है. सो फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, जो पल्स की फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन देखने वाले, सो उसमें पल्स इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम थ्रू SA नोड. ठीक है. सो जो फ्रेंड्स पल्स का रेगुलेशन कहाँ से होता है? सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से पल्स का रेगुलेशन होता है. ठीक है. और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, उसमें से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम में वहाँ पर क्लियर करेंगे. सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मोटर फंक्शन करते हैं. ठीक है. और उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अनदर आता है. ठीक है. सो पल्स का रेगुलेशन कहाँ पर होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है एंड थ्रू द SA नोड. ठीक है. सो जो हार्ट का पेसमेकर रहता है, सो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड जो सुपीरियर वेना का जो यहाँ पर
जो नोड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एस ए नोड, ठीक है। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ द पल्स विच इज़ रेगुलेटेड बाय द एटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड द एस ए नोड, ठीक है। Then the sympathetic stimulation of SN node increase heart rate and force of contraction and parasympathetic stimulation of SN node decrease the heart rate, ठीक है। सो जो नेक्स्ट मैंने बताया था, सो एटोनॉमस नर्वस सिस्टम का जो अनदर टू टाइप्स है, दिस इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो सिंपैथेटिक जो पार्ट रहता है सो उसमें फाइट या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स रहता है, और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट का वहाँ पर रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। सो सिंपैथेटिक जो सिस्टम रहता है एटोनॉमस का, उसमें एसन और जो हार्ट रेट है बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ एसन होने के बाद हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द एसन एंड देन द इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रेशन इन द हार्ट रेट, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट वन। देन द पल्सेशन इज लेफ्ट ऑफ द wave of the blood is pumped into the arterial circulation by the contraction of the left ventricle, ठीक है। सो जब पल्सेशन कहाँ से होता है या फिर पल्सेशन कहाँ पर जाता है, सो जो वेव ऑफ ब्लड है जैसे हमने बताया, हमने क्लियर किया था, जो आर्टरी का एक्सपेंशन और जो रिकॉल है ड्यू टू द जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ब्लड वेसल में से जो फ्लो होता है ब्लड का, सो उसी टाइम आर्टरी का एक्सपेंशन और रिकॉल होना, सो उसी टाइम पल्स जनरेट होती है। सो जो पल्सेशन जनरेट हुई है, सो जो वेव ऑफ पंप का जो फ्लो है या फिर जो ब्लड पंप करता है, सो उसी टाइम जो आर्टेरियल सर्कुलेशन होता है और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है, सो उसी टाइम पल्स जनरेट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द सेंसेशन एरिया जो पल्स का, दिस इज द अपाइकल पल्स। सो हमने पहले पॉइंट में क्लियर किया था, सो अपाइकल पल्स मेजरली लोकेट करते हैं या फिर जो यूज़ करते हैं जो पल्स रेट डिटरमाइन करने के लिए। सो दिस इज द अपाइकल पल्स एंड द इट्स रेगुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी एंड द रेगुलेशन ऑफ द पल्स, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स, ठीक है। सो अब फ्रेंड्स हम पल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सो देखते हैं। सो इन विच फर्स्ट दिस इज द पल्स रेट। सो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस इज द पल्स की, दिस इज द पल्स रेट। सो इट इज़ द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन अ मिनट, सो विच इज़ कॉल्ड एज पल्स रेट, ठीक है। सो एक मिनट में कितने पल्स के बीट्स होते हैं, सो उसको हम क्या कहते हैं, पल्स के रेट, ठीक है। सो पल्स रेट, नॉर्मल रेंज ऑफ अडल्ट रेट इज़ 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो नॉर्मल अडल्ट पर्सन में जो पल्स रेट की जो अमाउंट या फिर उसकी वैल्यू रहती है, दिस इज द 60 to 100 बीट्स पर मिनट वहाँ पर पल्स रेट रहता है। देन पल्स रेट फ्लक्चुएटेड इन रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी, मेडिकेशंस, देन पेन, इमोशन, हीट एंड कोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। सो पल्स रेट में भी जो फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, सो उसमें इंक्रीज या फिर फॉल होना या फिर उसमें वेरिएशन आना। सो पल्स रेट में क्यों वेरिएशन या फिर फ्लक्चुएशन आता है, सो उसका कॉज है रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी या फिर मेडिकेशन या फिर पेन या फिर इमोशंस कंडीशन हो या फिर हॉट या कोल्ड एनवायरनमेंट में पल्स रेट में वेरिएशन आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स। देन टैकीकार्डिया, ठीक है। सो अभी टैकीकार्डिया भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो टैकीकार्डिया मतलब क्या, इंक्रीज द हार्ट रेट अबव द 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो जब भी पर्सन का 100 बीट से ज़्यादा रेट रहता है हार्ट बीट का, सो उसी टाइम हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और जस्ट अपोजिट टू द टैकीकार्डिया दिस इज द ब्रैडीकार्डिया। सो ब्रैडीकार्डिया दिस इज द डिक्रीज इन हार्ट रेट इज बिलो द 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो एवरेज से थोड़ा सा डिक्रीज होना ब्लड हार्ट रेट, सो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैडीकार्डिया। हार्ट रेट 60 बीट्स से कम होना उसको क्या कहते हैं, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। देन नेक्स्ट रिदम। अब रिदम रिदम का पैटर्न पल्स का कैसा रहता है, सो इट इज़ द पैटर्न ऑफ पल्सेशन एंड पॉजेस बिटवीन देम एंड इरेगुलर पैटर्न ऑफ हार्ट बीट इज कॉल्ड एज डिसरिथमिया, ठीक है। सो जो पल्स का एक्सपेंशन एंड रिकॉल जो नॉर्मली या फिर नेचुरली तरीके से होता है, सो उसको जो रिदम कहते हैं, जो हार्ट रेट का या फिर पल्स रेट का। तो उसमें पल्सेशन होना एज वेल एज थोड़ा सा पॉज रहना, जो नॉर्मली जो प्रोसेस है पल्सेशन की उसमें रिदम रहना। बट इरेगुलर पैटर्न में क्या होता है, हार्ट बीट थोड़ा सा एक्सपेंशन रिकॉल उसमें डिफ़ॉल्ट आना, मतलब पल्सेशन लगना, थोड़ी देर लगना या फिर उस थोड़ी देर के बाद पल्सेशन नहीं लगना। सो उसमें जो अल्ट्रेशन आता है उसको क्या कहते हैं, रिदम में
उसको डिसरिदमिया कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इरेगुलर पैटर्न ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिसरिदमिया, ठीक है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिस इज द टेंशन, जो अभी टेंशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पल्स के। सो इट इज़ द डिग्री ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। सो जो आर्टरी पर कितना कॉम्प्रेस होती है या फिर उस पर कितना दबाव पड़ता है, सो दिस इज नथिंग बट द टेंशन ऑन द दिस पर्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। इट इज़ द सेड टू बी हाई व्हेन आर्टरी इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस एंड लो व्हेन इट इज़ ईजी टू कॉम्प्रेस, ठीक है। सो उसका रेट कब ज़्यादा होता है, सो व्हेन द आर्टरी इज़ डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, ठीक है। सो जब भी आर्टरी को कंप्रेस करने में डिफिकल्टी रहती है, सो उसी टाइम उसका रेट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द व्हेन द easy to compress artery, so then this time the rate of the pulse this is the low as compared to the high artery difficulty into compression, ठीक है। so this is the tension. The next one is the equality. so अभी equality में क्या आता है, so pulse on the both side of peripheral system should be assessed, ठीक है। so जैसे हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा था, so जो पेरिफेरल सिस्टम में जो अवे फ्रॉम द बॉडी प्रेजेंट है, so इस वजह से जो आउटसाइड द ब्रेन है या फिर नर्वस सिस्टम जो एक पार्ट है नर्वस सिस्टम का, उसमें पेरिफेरल उसमें कैरोटिड ज़्यादातर हम साइड जो डिटेक्ट करते पल्स को, ठीक है। सो बोथ साइड ऑफ पेरिफेरल सिस्टम मतलब उसमें जो पेरिफेरल सिस्टम में फॉर एग्जांपल टू हैंड्स इन विच द टू हैंड्स हम रेडियल पल्स राइट हैंड में भी हम देख सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड में भी रेडियल पल्स हम देख सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। देन अ नर्स असेस बोथ रेडियल पल्स टू कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईच, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था, सो हम रेडियल पल्स को जब पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में रहता है, हार्ट बीट उसके नॉर्मल रहती है, उसका रिदम नॉर्मल रहता है, सो उसी टाइम आप कौन सा भी हाथ यूज़ उसका जो हाथ यूज़ कर सकते हैं, आइदर राइट हैंड यूज़ कर सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड, ठीक है। सो उसी टाइम उसका असेस करने के लिए कौन सा भी हैंड यूज़ करके हम उसका पल्स को असेस कर सकते हैं, ठीक है। An unequal pulse between the left and right radial artery. Observe peripheral embolism, aortitis and the aneurysm, ठीक है। So in this such disease condition, then this time the equalness of the pulse rate is a false, या फिर उसमें क्या होना, अल्ट्रेशन आना, ठीक है। सो जब नॉर्मल पेशेंट रहता है उसका हार्ट बीट नॉर्मल रहता है, उसका पल्स रेट नॉर्मल रहता है, सो उसी टाइम पेशेंट का रेडियल पल्स असेस करने के लिए कौन सा भी हैंड यूज़ करने के बाद उसका नॉर्मली पल्स आएगा। बट सच कंडीशन इन विच द पेरिफेरल एम्बोलिज्म, ठीक है। सो पेरिफेरल एम्बोलिज्म के कंडीशन में क्या होता है, सो उसे टाइम पेशेंट के इंटरनल एरिया में ब्लीडिंग होने से उसका क्लॉट बनता है। सो क्लॉट एक जगह से दूसरे जगह तक आर्टरी से ट्रैवल करता है, सो उस वजह से उसमें फॉल्स रीडिंग आ सकती है। सो दिस इज द पेरिफेरल एम्बोलिज्म। द नेक्स्ट दिस इज द एवर्टाइटिस, ठीक है। सो एवर्टाइटिस मतलब क्या, एवर्टिक वॉल पर इन्फ्लामेशन आना, स्वेलिंग होना, सो उस वजह से भी पेशेंट के पल्स रेट में अल्ट्रेशन आता है। देन द एन्यूरिज्म, सो एन्यूरिज्म क्या होता है, दिस इज द वीकनेस ऑफ द आर्टरी, ठीक है। सो आर्टरी रप्चर होना या फिर इंटरनल ब्लीडिंग से या फिर कौन से भी कॉज से आर्टरी का वीकनेस होना, सो उस वजह से एन्यूरिज्म कॉज करता है। सो उस वजह से भी जो इक्वलिटी रहती है पल्स रेट की, सो उसमें फॉल्स रीडिंग आती है। मतलब राइट हैंड में पल्स रेट हमको इफ़ 70 पल्स रेट हमको राइट हैंड में असेस करने के बाद दिख रहे हैं और लेफ्ट हैंड में 75, सो ऐसा उसमें वेरिएशन आता है। सो दिस इज द इक्वलिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द पल्स, ठीक है। सो अब फ्रेंड्स हम देखते हैं जो पल्स पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो उस वजह से पल्स में वेरिएशन या फिर फ्लक्चुएशन आता है। सो उस वजह से पल्स में जो पल्स की नॉर्मल वैल्यू में डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। सो इन विच द फर्स्ट वन इज द एज। सो एज कैसे अफेक्ट करता है, एज एज इंक्रीजेज द पल्स रेट डिक्रीजेज, ठीक है। सो जैसे जैसे पर्सन का एज बढ़ता है, सो वैसे वैसे पल्स रेट का जो रेट रहता है सो डिक्रीज होता है। इन अडल्ट नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट रेंजेस फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो नॉर्मल अडल्ट में पल्स रेट का जो रेंज रहता है, ठीक है। सो 60 to 100 बीट्स पर मिनट इतना जो नॉर्मल अडल्ट में वहाँ पर रेंज रहती है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट ऑन द पल्स। देन द नेक्स्ट फैक्टर दिस इज द जेंडर, ठीक है। सो जेंडर कैसा अफेक्ट करता है, आफ्टर प्यूबर्टी एवरेज पल्स रेट ऑफ मेल इज स्लाइटली लोअर देन द फीमेल, ठीक है। सो जब
एडोलसेंट एज में या फिर जो मेल जब प्यूबर्टी में आता है, सो उसी टाइम क्या होता है पल्स रेट जो रहता है उसका फीमेल से थोड़ा सा कम रहता है। देन नेक्स्ट फैक्टर दिस इज द एक्सरसाइज। नॉर्मली पल्स रेट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइज, द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज मोर योर हार्ट रेट विल बी इंक्रीज, ठीक है। सो एक्सरसाइज भी अफेक्ट करता है पल्स रेट को। सो कैसे? सो नॉर्मली एक्सरसाइज के टाइम पर मसल का या फिर सभी बॉडी का हर एक पार्ट का वहाँ पर जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, सो उस वजह से और पल्स रेट में भी वहाँ पर वेरिएशन आते हैं। सो पल्स रेट भी वहाँ पर बढ़ता है। देन जो ग्रेटर इंटेंसिटी की जो एक्सरसाइज जिम में किए जाते हैं या फिर ज़्यादा पावर यूज़ करके ज़्यादा क्या बोलते हैं इंटेंसिटी तीव्रता के ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी वेस्ट ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। सो उसी टाइम क्या होता है हार्ट रेट भी वैसे ही बढ़ता है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर अफेक्टिंग फैक्टर ऑन द पल्स, दिस इज द एक्सरसाइज। देन द फीवर। सो अभी फीवर पर कैसा अफेक्ट करता है? ड्यूरिंग फेब्राइल पीरियड पल्स रेट इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर राइजेस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो फेब्राइल पीरियड रहता है। सो फेब्राइल मतलब क्या, जो जिस पेशेंट को टेम्परेचर है या फिर फीवर है उसको हम क्या कहते हैं? फेब्राइल पर्सन, ठीक है। सो जैसे टेम्परेचर राइज होता है सो वैसे ही टेम्परेचर के साथ पल्स रेट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। द पल्स रेट इंक्रीजेज ऑन एन एवरेज 8-9 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो टेम्परेचर के साथ जैसे फीवर बढ़ता है पेशेंट को, सो वैसे हर एक डिग्री सेल्सियस के साथ या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ एवरेजली 8 to 9 बीट्स पर मिनट और पल्स का रेट भी वहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फैक्टर ऑन अफेक्टिंग द पल्स। देन द मेडिकेशन, ठीक है। सो अभी मेडिकेशंस कैसे अफेक्ट करते हैं? दिस इज द सम मेडिकेशन डिक्रीज पल्स रेट एंड अदर इंक्रीजेस, ठीक है। सो मेडिकेशन में भी ऐसे मेडिकेशन है, सम मेडिकेशन पल्स रेट का रेट डिक्रीज करते हैं और कुछ मेडिकेशंस पल्स रेट का रेट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल डिजिटेलिस डिक्रीज द हार्ट रेट वाइल इपिनेफ्रिन इज इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। सो जो डिजिटेलिस ड्रग्स हैं, सो जो डिजिटेलिस जो CHF के पेशेंट रहते हैं, मतलब कॉग्निटिव हार्ट फेलियर के पेशेंट रहते हैं या फिर हार्ट रिदम में प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें डिजिटलीज यूज़ किया जाता है। सो उस वजह से पल्स रेट में डिक्रीज होता है। और इफिनेफ्रिन जो कार्डियक अरेस्ट में या फिर अस्थमा के पेशेंट में ज़्यादातर जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, सो दिस इज द इफिनेफ्रिन। सो इफिनेफ्रिन का इफेक्ट क्या होता है? बट हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फैक्टर टू अफेक्ट ऑन द पल्स रेट, दिस इज द मेडिकेशन। देन नेक्स्ट वन इज द हेमोरेज। सो जनरली ब्लड लॉस लीड्स टू इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। सो जैसे जैसे ब्लड लॉस होता है, सो हेमरेज होता है, रप्चर द आर्टरी, देन ब्लड लॉस होता है। सो उसी टाइम क्या होता है? ब्लीडिंग के जैसा फ्लो बढ़ता है, सो वैसे ही हार्ट रेट भी बढ़ता है। द रेट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस, ठीक है। सो जो पल्स का रेट है हेमरेज में कैसा रहता है? ब्लड के लॉस पर डिपेंड रहता है। सो कितने अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा है, सो उस पर जो पल्स का रेट डिपेंड रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फैक्टर। द नेक्स्ट फैक्टर दिस इज द अफेक्टिंग ऑन द पल्स, दिस इज द स्ट्रेस। सो अभी स्ट्रेस कैसे इफेक्ट करता है? स्ट्रेस स्टिमुलेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इंक्रीज द रेट वेल फोर्स ऑफ द हार्ट रेट, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, दिस इज द स्ट्रेस, एंड सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दिस इज द cover under the autonomous nervous system. So stress, this is the part of sympathetic nervous system. So when the person which under suffering from the stress, then this time the rate of the pulse rate, this is the increases in the stress patient, ठीक है। So stress के patient में pulse rate थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। Then anxiety, fear and the pain stimulate the sympathetic nervous system and increase the pulse rate, ठीक है। सो स्ट्रेस या फिर फियर या फिर एंजाइटी, ठीक है। सो जो सभी साइकोलॉजिकल कंडीशंस है ह्यूमन के, सो उसी टाइम जो सिंपैथेटिक नर्वस वहाँ पर वर्क करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिस इज द विच आर अंडर कवरिंग द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स रहता है। सो उस वजह से जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ह्यूमन बीइंग का, दिस इज द स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, फियर, सो उसमें पल्स रेट का थोड़ा सा अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर फैक्टर अफेक्ट ऑन द पल्स। द नेक्स्ट फैक्टर दिस इज द पोजीशन चेंजिंग, ठीक है। सो जिस टाइम हम सेम पोजीशन में रहने के बाद हम थोड़ी देर के बाद जो पोजीशन चेंज करते हैं, सो उसके साथ पल्स रेट में भी वेरिएशन आता है, ठीक है। सो व्हेन पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग, ब्लड यूजुअली पुल्स इन
इंडिपेंडेंट वेसल्स ऑफ द वेनस सिस्टम, ठीक है। सो जैसे टाइम पेशेंट या फिर किसी भी पर्सन सेम पोजीशन में रहता है, सो आफ्टर समटाइम्स ही और शी changing his position, then this time the flow of the blood will be changed, and also which depend on the pulse rate, then also affect on the pulse rate. So जैसे ही पर्सन फॉर एग्जांपल सिटिंग पोजीशन में और जैसे क्विकली वो स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, सो उसी टाइम उसका थोड़ा सा बीपी भी ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा फॉल होता है और पल्स रेट वहाँ पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज, मतलब उसके पोजीशन चेंज पर वहाँ पर डिपेंड रहता है, ठीक है। सो this is the another factor to affect on the pulse rate, ठीक है। so this is the another factor. Then next last factor of this affecting on the pulse, this is the disease condition, ठीक है। so अभी disease condition में कौन से disease condition में pulse का rate either fall या फिर increase होता है। so in with the like impaired oxygenation can resting the pulse rate, ठीक है। सो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से इनएडिक्वेट सप्लाई टू द लंग्स या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने से, फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया, ठीक है, दिस इज द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। सो उसी टाइम पल्स रेट का जो रेट रहता है सो डिक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इज द रेस्टिंग द पल्स रेट, ठीक है। सो देयर आर सम फैक्टर विच आर अफेक्टिंग ऑन द पल्स, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट वन इज द दिस इज द एवरेज पल्स रेट बाय द एज, ठीक है। सो जो एज वाइज पल्स का रेट कितना रहता है, सो इन न्यूनेट से जो अडल्ट तक पल्स का रेट कैसे वेरिएशन करता है, सो देखते हैं। सो यहाँ पर कॉलम दिया है, सो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में एज है और नेक्स्ट कॉलम में जो पल्स का रेट है, ठीक है। सो इन विच द फर्स्ट दिस इज द न्यूनेट्स। सो न्यूनेट्स जो 28 डेज से जो कम वाले बच्चे रहते हैं, सो उनको न्यूनेट्स कहते हैं। सो न्यूनेट्स का पल्स रेट सबसे ज़्यादा रहता है, एवरेजली 100 to 205 तक पल्स का रेट रहता है, ठीक है। देन इन्फेंट्स, सो इन्फेंट्स में जो 1 मंथ से 1 ईयर तक के जो बच्चे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, इन्फेंट्स, ठीक है। सो इन्फेंट्स में नॉर्मल पल्स रेट कितना रहता है, सो 100 to 190 तक, ठीक है। देन टॉडलर 1 to 2 ईयर्स तक रहते हैं बच्चे, उनका नॉर्मल पल्स रेट कितना रहता है, सो 90 to 140। देन प्रीस्कूलर, ठीक है। सो प्रीस्कूलर 3 to 5 ईयर्स तक के बच्चों को प्रीस्कूलर कहते हैं, सो उनका पल्स रेट रहता है 80 to 120। देन 6 to 11th ईयर तक के जो बच्चे रहते हैं, सो उनका पल्स रेट रहता है 75 to 118। और जो लास्ट जो 12 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स से ज़्यादा या फिर अडल्ट, सो अडल्ट का पल्स रेट कितना रहता है, सो दिस इज द 60 to 100 बीट्स पर मिनट। सो एवरेजली 72 बीट्स पर मिनट जो एवरेजली रेट रहता है अडल्ट का, ठीक है। सो देयर आर सम पल्स रेट्स बाय द एज वाइज, ठीक है। सो हमने एज वाइज पल्स रेट का जो रेट कितना रहता है, सो हमने देखा है, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द असेसमेंट ऑफ द पल्स, ठीक है। सो अभी पल्स को असेस करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, सो हम पल्स को असेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज दिस इज द पाल्पेशन एंड देन नेक्स्ट वन इज द ऑस्कल्टेशन, ठीक है। सो पाल्पेशन करके या फिर ऑस्कल्टेशन करके पल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इन विच फर्स्ट वन इज द पाल्पेशन। पाल्पेशन इज नथिंग बट द यूज ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स टुगेदर इन्फॉर्मेशन थ्रू द टच, ठीक है। सो पाल्पेशन दिस इज द नथिंग बट द वन टाइप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन विच द यूज ऑफ हैंड्स और फिंगर्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन बाय द टच फ्रॉम द पेशेंट और द क्लाइंट, ठीक है। सो फिंगर का या फिर हैंड्स का यूज़ करके जो प्रोसेस किया जाता है, टच का सेंस यूज़ करके जो प्रोसेस किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पाल्पेशन, ठीक है। सो पाल्पेशन एक प्रोसेस है जो पल्स रेट या फिर पल्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पल्स इज नॉर्मली पाल्पेटेड बाय अप्लाइंग लाइट थ्रू प्रेशर विथ थ्रू मिडल फिंगर हैंड एक्सेप्ट द अपेक्स ऑफ द हैंड हार्ट। सो अपेक्स ऑफ द हार्ट को छोड़ के जो बाकी के जो पल्स डिटरमाइन करने के जो साइड्स हैं, सो वहाँ पर 3 फिंगर यूज़ करने हैं और पाल्पेशन करना है। सो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 फिंगर यूज़ किए हैं बट यहाँ पर थंब को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। पल्स इज रेगुलर काउंट फॉर 30 सेकंड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इफ इट इज़ अ रेगुलर काउंट फॉर अ मिनट, ठीक है। जब पेशेंट का पल्स रेट नॉर्मल रहता है, रेगुलर रहता है, सो उसी टाइम 3 फिंगर अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है और पल्सेशन करना है, उसके साथ 30 सेकंड काउंट करना है और उसको मल्टीप्लाई 2 से करना है, मतलब उसका एवरेज मिनट पर कितना पल्स रेट आता है हमको पता चलता है। बट इन केस ऑफ
इफ पेशेंट इज इरेगुलर काउंट विद द पल्स रेट देन दिस टाइम काउंट फॉर 1 मिनट, ठीक है। सो उसी टाइम पेशेंट का जो पल्स रेट इरेगुलर रहता है इस वजह से 1 मिनट टोटली काउंट करना है, ठीक है। देन थंब शुड नॉट बी यूज्ड palpate बिकॉज थंब हैज़ अ पल्स दैट मिस्टेक मे बी मिस्टेकन विद द क्लाइंट पल्स, ठीक है। सो यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिख रहा है सिर्फ 3 मिडल फिंगर यूज़ किए, ठीक है। सो उसमें फर्स्ट 3 फिंगर यूज़ करने बिकॉज ऑफ थंब हैज़ ओन पल्स रेट, ठीक है। सो पल्स थंब को भी उसका पल्स रहता है। सो इस वजह से पेशेंट के जो हमने रीडिंग मेजर की उसमें फॉल्स उसमें डिफ़ॉल्ट आ सकता है। सो इस वजह से रीडिंग फॉल्स आ सकती है। सो इस वजह से थंब यूज़ नहीं करने का, ठीक है, जब भी पेशेंट का हम पल्स पाल्पेट करते हैं उस टाइम, ठीक है। सो हम साइड्स देखते हैं जो पल्स का चेकिंग करने के लिए जो बॉडी में होल ऑफ द बॉडी में जो साइड्स हैं। सो इन विच द फर्स्ट दिस इज द कैरोटिड, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा अनकॉन्शियस या फिर जो सीपीआर के टाइम ज़्यादातर यूज़ की हुई जो साइट रहती है चेकिंग के लिए पल्स की, दिस इज द कैरोटिड, ठीक है। सो कैरोटिड पल्स सबसे कॉमन साइट यूज़ किए जाते हैं जब सीपीआर देना होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अपाइकल पल्स रहते हैं, सो जब भी ऑस्कल्टेशन करते हैं स्टेथोस्कोप का यूज़ करके, दिस इज द कॉमन साइट फॉर यूजिंग द टू ऑस्कल्टेट, ठीक है। देन नेक्स्ट जो साइट है दिस इज द ब्रैकियल, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ब्रैकियल साइट दिख रही है। देन द रेडियल एंड आर्ना, ठीक है। सो रेडियल आर्ना जो बोन्स रहते हैं हैंड्स में, फोर हैंड्स में जो रेडियल और आर्ना, ठीक है। सो रेडियल जो वो कैसे डिटरमाइन करने का, रेडियल थंब साइड पर जो पल्स रहती है, सो वहाँ पर जो पल्सेशन होता है रेडियल का थंब साइड पर होता है, और अल्नर का जो लिटिल फिंगर रहता है, ठीक है। सो वहाँ पर अल्नर का पल्सेशन होता है। देन फीमोर, यहाँ पर फीमोरल बोन पर फीमोर होते हैं। देन पॉप्लिटियल मतलब जो घुटने के जो पीछे के साइड पर जो वहाँ पर पल्सेशन होता है, दिस इज द पॉप्लिटियल। देन पोस्टीरियल टिबियल और डॉर्सलिस पेडिस, ठीक है। सो यहाँ पर पोस्टीरियल टिबियल यहाँ पर जो पल्सेशन यहाँ पर होता है, बैक ऑफ द यहाँ पर जो पैर रहते हैं, सो उसके बैक एरिया पर वहाँ पर पोस्टीरियर टिबियल होती है। और लास्ट जो पल्सेशन की जो साइट है दिस इज द डॉर्सियल पेडिस, ठीक है। सो यहाँ पर जो पैर का जो अंगूठा रहता है, सो वहाँ पर जो पल्सेशन होता है, दिस इज द साइट फॉर चेकिंग द डॉर्सियल पेडिस, ठीक है। सो दिस इज द साइट्स फॉर चेकिंग द पल्स, ठीक है। सो यहाँ पर पाल्पेशन क्लियर होता है। देन नेक्स्ट जो असेसमेंट करने की, जो पल्स के असेसमेंट करने की जो प्रोसेस है या फिर जो टेक्निक है वो है ऑस्कल्टेशन। सो पाल्पेशन देखने के बाद ऑस्कल्टेशन देखते हैं। सो ऑस्कल्टेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू साउंड्स दैट जनरेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो ऑस्कल्टेशन दिस इज अनदर नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन विच द लिसनिंग द साउंड्स दैट जनरेट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। सो ऑस्कल्टेशन में क्या होता है, जो पेशेंट की बॉडी से जो जनरेट हुआ साउंड है हमको लिसन करने के लिए जो प्रोसेस होती है, सो उसमें ऑस्कल्टेशन किया जाता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप इज यूजली असेसिंग अपाइकल पल्स विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ पल्स रेट। सो जैसे मैंने पहले जो बताया था, जो एक तो सीपीआर के टाइम पर ज़्यादातर कैरोटिड पल्स यूज़ किए जाते हैं, और ऑस्कल्टेशन के टाइम पर जो यूज़ किए जाते हैं दिस इज द अपाइकल पल्स, ठीक है। देन अपाइकल पल्स इज अ point of maximum impulse and is located apex of the heart, so we need to locate apical pulse, ठीक है। सो आपको पता है स्टेथोस्कोप का यूज़ करके मोस्ट ऑफ जो हम पल्स की साइड देखते हैं अपाइकल पल्स, बट आपको अपाइकल पल्स कहाँ रहती है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लोकेट द अपाइकल पल्स, ठीक है। सो आपको अपाइकल पल्स नीड करने के लिए जो लोकेट कहाँ पर है, तो आपको नीड है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द अपाइकल पल्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्रोसेस है उससे पहले हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द अपाइकल पल्स ऑफ द डायग्राम, ठीक है। सो जो डायग्राम है अपाइकल पल्स के हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो यहाँ पर आपको लोकेट दिख रही है उसको हम अपाइकल पल्स कहते हैं, ठीक है। सो बट अपाइकल पल्स लोकेट करने की एक प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसीजर में क्या होता है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टर्नम बोन रहता है, ठीक है। दिस इज द टाई बोन या फिर स्टर्नम बोन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो नॉच रहता है उसको स्टर्नम नॉच कहते हैं। सो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद सेकंड को आता है एंगल ऑफ लॉइस। एंगल ऑफ लॉइस मतलब क्या, यहाँ पर हम्प लाइक एक स्ट्रक्चर दिखता है, जो ऊंट का जो हम्प रहता है, ठीक है, कैमल का जो हम्प रहता है वैसे लाइक ऐसा डोम लाइक शेप रहता है, ठीक है। सो उसमें जो लोकेट करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ लॉइस।
देन जो थर्ड प्रोसीजर है, दिस इज द जो सेकंड इंटरकोस्टल मिड क्लेविन लाइन है, जो सेकंड इंटरकोस्टल मसल है, सो उसमें जो स्पेस रहता है, सो उसको फाइंड आउट करना है। लास्ट प्रोसेस, दिस इज द फोर्थ अपाइकल पल्स लोकेशन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सो वैसे ही हमने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस लोकेट करने के बाद उसके मिड क्लेविन लाइन से डाउन आना है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर तक हमको फाइंड आउट करना है। सो वहाँ पर आपको अपाइकल पल्स की लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 3 फिंगर नहीं लगाने के, यहाँ पर स्टेथोस्कोप यूज़ करना है, ठीक है, फॉर द अस्कल्टेशन द साउंड ऑफ द अपाइकल पल्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम थे, सो लोकेट द स्टर्नम नॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बताया था, जो स्टर्नम का नॉच रहता है लोकेट करना है, एंड लोकेट बिटवीन द क्लेविकल एंड इट नॉट आउट ऑफ द एरिया अबव द स्टर्नम, ठीक है। सो स्टर्नम का जो एरिया है वहाँ पर एक नॉच रहता है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। देन गो डाउन स्लाइटली फील फॉर हम नोन एज एंगल ऑफ लॉइस, ठीक है। सो जो एंगल ऑफ लॉइस है उसको कहते हैं, जो स्लाइटली हम्प लाइक एरिया दिखता है, जो उनका जो डोम शेप्ड जो हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो वैसे वहाँ पर आपको फीलिंग होती है। देन नाउ स्लाइड योर फिंगर टू लेफ्ट मिड क्लेविन लाइन एंड फिंगर विल बी एट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पर जाने के बाद वहाँ पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस दिखेगा, और वहाँ पर जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस दिखने के बाद प्रोसीड डाउनवर्ड and reach to till fifth intercostal space and its location of the apical pulse and listen apical pulse by using stethoscope for 1 minute, ठीक है। सो जो हमने इंटरकोस्टल स्पेस फाइंड आउट किया, जो एंगल ऑफ लोइस के लेफ्ट साइड पर जाने के बाद जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस हमने फाइंड आउट किया, सो उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड जाना है और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक जाना है, और वहाँ पर ही आपका अपाइकल पल्स की वहाँ पर आपको लोकेशन मिल जाएगी। और अपाइकल पल्स फाइंड आउट करने के बाद आपको जो स्टेथोस्कोप यूज़ करना है अपाइकल पल्स ऑस्कल्टेशन करने के लिए, ठीक है। सो देयर आर सम प्रोसेस और द टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द पल्स, ठीक है। सो उसमें हमने पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन वहाँ पर हमने क्लियर किया, ठीक है। सो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, जो ऑस्कल्टेशन में जो यूज़ किया जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द स्टेथोस्कोप, ठीक है। सो स्टेथोस्कोप का उसका जो टाइप्स देखते हैं, और यहाँ पर डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेथोस्कोप देखते हैं, ठीक है। सो स्टेथोस्कोप है, सो स्टेथोस्कोप इट इज़ अ डिवाइस टू यूज्ड फॉर द असेसिंग द हार्ट बीट और द साउंड जनरेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो पेशेंट की बॉडी से जो भी साउंड जनरेट हुआ होता है, स्टेथोस्कोप फॉर हार्ट बीट के लिए या फिर मेजर करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। उसके साथ बॉवेल साउंड होता है लंग्स एग्जामिनेशन के टाइम पर। देन जब नेजोग्रास्टिक फीडिंग जो करते हैं उसी टाइम जो आर्टरी डालते हैं, सो उसी टाइम जो साउंड ऑस्कल्टेट होता है स्टमक में, वो लिसन करने के लिए। सो देयर आर सम यूजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस इन द लिसनिंग द साउंड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो इन विच द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द स्टेथोस्कोप देखते हैं, ठीक है। सो स्टेथोस्कोप हम यूज करते हैं, बट उसके पार्ट्स हमको पता रहने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टेथोस्कोप वी सी इन द डायग्राम, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द एयर पीसेस, ठीक है। सो एयर पीसेस या फिर उसको एयर टिप्स भी कहते हैं, जो एयर में डालते हैं। सो दिस इज द एयर पीसेस और एयर टिप्स। देन दिस इज पार्ट यू लाइक शेप, दिस जो आपको डायग्राम में दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, बाइनोरियम, ठीक है। सो उसका बाइनोरियल कहते हैं, ठीक है, बाइनोरियल। देन दिस इज द एयर ट्यूब्स, ठीक है। सो एयर का जो एयर पीसेस की जो ट्यूब देख रहे हैं, जो स्टील के यहाँ पर, दिस इज द एयर ट्यूब्स। देन दिस इज नथिंग बट द ट्यूबिंग, दिस इज द ट्यूबिंग है जो साउंड जनरेट हुए। सो यहाँ पर चेस्ट पीस से एयर तो जो पिकअप करते हैं साउंड, दिस इज द ट्यूबिंग। एंड दिस इज द चेस्ट पीस, चेस्ट पीस में स्टेम भी आता है, बेल भी आता है और डायफ्रागम, ठीक है। सो जो स्मॉल पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द बेल है, और जो लार्ज पोर्शन जो एक्सपांड पोर्शन है सर्कुलर, दिस इज द डायफ्रागम, ठीक है। सो अब हम थेरोटिकल देखते हैं स्टेथोस्कोप के पार्ट्स, ठीक है। सो स्टेथोस्कोप इट इज़ यूज्ड फॉर असेसिंग द पल्स, ठीक है। सो पेशेंट के बॉडी के पल्स असेस करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो अब इसके पार्ट्स देखते हैं। सो इन विच दस फर्स्ट इन इज द एयर पीसेस, ठीक है। सो हमने एयर पीसेस देखे, सो एयर पीसेस या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, एयर टिप्स, दिस इज द एयर पीसेस। और इट शुड बी फिट्स इन टू द एयर, ठीक है। सो एयर में फिट होते हैं। देन बाइनोरल, दे शुड पोजिशन टू करेक्ट एंगल टू प्रॉपरली फिट इन टू द एयर कैनल्स, ठीक है। सो इसको हम बाइनोरियल कह सकते हैं। सो दिस इज द बाइनोरियल, यहाँ पर डायग्राम में उसका लेबल नहीं किया है, बट यहाँ पर उसको बाइनोरियल कहते हैं। देन ट्यूबिंग, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग साउंड पिकअप बाय द चेस्ट पीस, ठीक है। सो जो साउंड को पिकअप करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, दिस इज द ट्यूबिंग होता है, ठीक है। देन चेस्ट पीसेस,
अभी चेस्ट पीस में दो पार्ट्स आते हैं, फर्स्ट वन इज द बेल एंड नेक्स्ट वन इज द डायफ्रागम, ठीक है। तो चेस्ट पीस इट कंसिस्ट ऑफ बेल एंड डायफ्रागम, जैसे मैंने बताया। द डायफ्रागम इज सर्कुलर एंड ऑफ चेस्ट पीस एंड इट इज़ लार्जर देन द बेल। सो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है जो डायफ्रागम है ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द बेल। इट ट्रांसमिट हाई पिच साउंड, फॉर एग्जांपल बॉवल, लंग एंड हार्ट साउंड, ठीक है। सो जो बड़ा पार्ट है जो चेस्ट पीस का डायफ्रागम, जो सर्कुलर रहता है एंड लार्जर देन द बेल, और लार्जर इसलिए हाई पिच साउंड डिटेक्ट करता है या फिर लिसन करता है। सो उसमें बॉवल साउंड या फिर लंग्स या फिर हार्ट साउंड में जो पार्ट यूज़ किया जाता है चेस्ट पीस का वो होता है डायफ्रागम, ठीक है। डायफ्रागम साइड नॉर्मली यूज्ड इन अडल्ट पेशेंट, ठीक है। सो जो अडल्ट पेशेंट में हार्ट अपाइकल पल्स ऑस्कल्टेशन करने के लिए जो चेस्ट पीस का जो पार्ट रहता है डायफ्रागम यूज़ करते हैं, ठीक है। बेल ऑफ चेस्ट पीस ट्रांसमिट लो पिच साउंड created by low velocity movement of blood. Bell side is best for pediatric and thin patient, ठीक है। सो चेस्ट पीस का जो स्मॉलर पार्ट है दिस इज द बेल। सो बेल का जो साइज रहता है सो डायफ्रागम से थोड़ा छोटा रहता है। सो इस वजह से वहाँ पर लो वेलोसिटी का जो साउंड वहाँ पर जनरेट होता है, सो लिसन करने को मिलता है। और बेल का जो ज़्यादातर पीडियाट्रिक जो बच्चे का जो वार्ड रहता है पीडियाट्रिक या फिर जो थिन पेशेंट रहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ होल अबाउट द स्टेटोस्कोप एंड पार्ट्स ऑफ द स्टेटोस्कोप, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा स्टेटोस्कोप एंड उसके जो पार्ट्स हमने देखे सो यहाँ पर क्लियर होते हैं, ठीक है। सो हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस वीडियो का दिस इज द अल्ट्रेशन इन द पल्स, ठीक है। सो जब भी पल्स में जो नॉर्मल पल्स में अल्ट्रेशन आता है सो उस टाइम कौन से कंडीशंस होते हैं सो देखते हैं। सो इन विद द फर्स्ट वन इज द टकीकार्डिया, ठीक है। सो टकीकार्डिया दिस इज द इंक्रीज द हार्ट बीट above the normal, ठीक है, एंड जस्ट अपोजिट टू द ब्राडिकार्डिया डिक्रीज द हार्ट रेट बिलो द नॉर्मल, ठीक है। सो टकीकार्डिया में जो हार्ट रेट का जो नॉर्मल रेंज रहती है दिस इज द 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो 100 बीट्स से ज़्यादा भी रहता है। सो टकीकार्डिया में एक्चुअली मोर देन 140 के ज़्यादा उसको टकीकार्डिया कहते हैं। सो बट इन बुक्स में दिया है जो 100 बीट्स उससे ज़्यादा हम टकीकार्डिया कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देन ब्राडिकार्डिया का रेट कितना रहता है सो बिलो द 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सो एवरेज से या फिर नॉर्मल से कम होता है। सो 60 बीट्स पर मिनट में हम ब्राडिकार्डिया कह सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट अल्ट्रेशन इन द पल्स दिस इज द डिसरिथमिया, ठीक है। सो डिसरिथमिया मतलब इट इज़ एन एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। सो जो नॉर्मली हार्ट बीट का जो आर्टरी का जो पल्स का जो आर्टरी का जो एक्सपेंशन रिकॉल जो नॉर्मल तरीके से होता है, ठीक है। सो हार्ट बीट के जो बीट्स जो नॉर्मल रहते हैं सो उसमें डिफ़ॉल्ट आना या फिर उसमें अल्ट्रेशन आना या फिर उसमें एबनॉर्मली जो रिदम आना, सो उसको क्या कहते हैं डिसरिथमिया, ठीक है। द नेक्स्ट दिस इज द एब्सेंट पल्स, ठीक है। सो पल्स ही नहीं लगता, ठीक है। नो पल्सेशन इज अ फेल्ट डिस्पिट एक्सट्रीम द प्रेशर, ठीक है। सो एब्सेंट पल्स मतलब क्या, उसमें जो कभी कभी या फिर प्रेशर लगा के भी जो हम पल्स को डिटरमाइन करते हैं सो उसी टाइम पल्स नहीं लगना, ठीक है। सो जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में जाता है, जब भी सीपीआर देने की जो टाइम रहता है सो उससे पहले जो कैरोटिड पल्स देखते हैं सो उसी टाइम 10 सेकंड उसको जो पल्सेशन नहीं होता सो उसी टाइम एब्सेंट पल्स की कंडीशन आती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द इंटरमिटेंट पल्स, ठीक है। सो इट इज़ अ पल्स इन विच देयर इज occasionally मिस्ड beats ड्यू टू प्रीमैच्योर आर्टेरियल और द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू द हार्ट, ठीक है। सो जब आर्टेरियल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है, ठीक है। सो एक्चुअली जो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो नॉर्मली तरीके से जो पेशेंट में नहीं होता सो उसी टाइम जो इंटरमीडिएट पल्स में क्या होता है सो पल्स मिस हो जाते हैं, ठीक है। सो जो नॉर्मल रिदम था वो टूट जाता है या फिर उसमें जो बीट्स का जो नॉर्मली रेंज था सो उसमें मिसिंग हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द इंटरमीडिएट पल्स। देन नेक्स्ट अल्ट्रेशन दिस इज द साइनस अरेथमिया, ठीक है। सो अभी साइनस अरेथमिया क्या होता है, सो इट इज़ कंडीशन इन विच द पल्स रेट इज रैपिड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड स्लो ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, ठीक है। सो साइनस अरेथमिया में क्या होता है, जो कंडीशन होता है सो इसमें पल्स रेट इंस्पिरेशन के टाइम पर रैपिड हो जाता है और एक्सपायरेशन के टाइम पर स्लो हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द साइनस अरेथमिया। देन नेक्स्ट वन इज द pulses alternance. It is an arterial pulse with alternate strong and weak beats, ठीक है। सो
पल्स अल्टरनेट्स में क्या होता है, जो आर्टियल पल्स होता है सो उसमें अल्टरनेट स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट्स ऐसा पड़ता है, ठीक है। सो एक बीट्स स्ट्रॉन्ग पड़ेगा या फिर दूसरा बीट से स्मॉल या फिर वीक पड़ेगा, सो ऐसे पल्स अल्टरनेट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अल्टरनेट्स इन द पल्स, दिस इज द बाउंडिंग पल्स, ठीक है। सो अभी बाउंडिंग पल्स क्या होता है, सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग पल्स दैट डज नॉट डिसअपियर विद द मॉडरेट प्रेशर एंड इट इज़ ड्यू टू फोर्सफुल हार्टबीट, ठीक है। सो बाउंडिंग पल्स में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग पल्स रहता है सो मॉडरेट प्रेशर लगा के भी उसका जो पल्स का पल्सेशन होता है, ठीक है। सो फोर्सफुल हार्टबीट, दिस इज द कॉज ऑफ टू द बाउंडिंग पल्स, ठीक है। देन लास्ट अल्टरेशन इन द पल्स, दिस इज द पैराडॉक्सिकल पल्स, ठीक है। सो पैराडॉक्सिकल पल्स मतलब क्या, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पल्स वेव वेयर इज फीलिंग वीकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, ठीक है। सो पैराडॉक्सिकल पल्स में क्या होता है, जो पल्स वेव की जो स्ट्रेंथ रहती है सो किस पे डिपेंड रहती है, जो इंस्पिरेशन के टाइम पर जो वीकर बीट्स रहते हैं, जैसे हमने पल्स अल्टरनेट में देखा, जो सॉरी साइनस अरिथमिया में देखा, सो जो उसमें चेंजेस आते हैं, सो वैसे ही पैराडॉक्सिकल पल्स में भी जो स्ट्रेंथ ऑफ पल्स है, पल्स वेव की जो स्ट्रेंथ है जब भी इंस्पिरेशन होती है सो उसी टाइम थोड़ा सा वीक लगती है एज कम्पेयर टू द एक्सपिरेशन, ठीक है। सो जस्ट लाइक टू द साइनस अरिथमिया, ठीक है। सो देयर आर सम अल्टरनेशन इन द पल्स, ठीक है। सो इस पार्ट का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, सो इस पार्ट में इतना ही था। सो यहाँ पर पल्स टोटली कंप्लीट होता है, ठीक है। सो हमने पल्स में टोटली पल्स को हमने क्लियर किया है, ठीक है। सो जो रिमेनिंग पार्ट है वाइटल साइंस का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हमने टेम्परेचर और पल्स यहाँ पर क्लियर किया है। सो आने वाले वीडियो में हम रेस्पिरेशन और बे पे कवर करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए जो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फ्रेंड्स।